ठीक है, हाँ सब कुछ यस। तो देखो चल बनाओ और लिखो तुम। बनाइए, लिखिए, अभी समझाते हैं, कोई बनाइए, इधर लिखिएगा पहले। ये हेडिंग लीजिएगा, इंपल्स सीनिंग मसल सेल न्यूरल सेल, इस पर वो बनाइए और लिखिए, मैं समझाता हूँ। बनाओ, लिखो, हो गया।
एक इंसान है, उसके पास 10 लाख रुपए है। एक दूसरा इंसान है, उसके पास 10,000 है। ए के पास कितना है? बी के पास कितना है? अमीर कौन है? ए। गरीब कौन है? बी। गरीब कौन है? बी। अब एक दूसरा इंसान, उसके पास है 10 करोड़, और एक दूसरा इंसान है सी, और उसके पास है 1 करोड़। अमीर कौन है? सी। गरीब कौन है? डी। तो अमीर और गरीब क्या है? रेस्पेक्टिव टर्म। भाई ये दोनों 1 करोड़ रुपया भी है, ठीक ठाक है। 10 करोड़ तो बहुत ठीक है। तो ये अमीरी और गरीबी क्या है? एक रिलेटिव टर्म। अंबानी, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में अमीर कौन है? मुकेश अंबानी। गरीब कौन है? अनिल अंबानी। क्यों? अनिल अंबानी का टोटल वर्थ है 21,000 करोड़, मुकेश अंबानी का टोटल वर्थ है 3 लाख करोड़। अमीर दोनों है, लेकिन दोनों में अमीर कौन है? मुकेश अंबानी। गरीब कौन है? ठीक है ना। अब एलन मस्क से मुझे कंपेयर करोगे तो मैं, एलन मस्क एक कमरा है, बाहर में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। मान लो बाहर में 3.5 लाख पॉजिटिव चार्ज है और अंदर में सिर्फ 50,000, तो बाहर वाला क्या हुआ? अमीर। अंदर वाला हुआ क्या? गरीब। तो गरीब को हम लोग माइनस से लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है? लेस पॉजिटिव चार्ज, और प्लस का मतलब है मोर पॉजिटिव। इसीलिए हमने टर्म इस्तेमाल किया है, मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड एंड लेस पॉजिटिव चार्ज इज। माइनस का मतलब ये नहीं कि निगेटिव चार्ज, लेस पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एंड मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड। तो एक सेल्फ पोलराइज्ड स्टेट में है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इसमें बाहर में ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और अंदर में पॉजिटिव चार्ज बहुत। दोनों में पॉजिटिव चार्ज ही है, लेकिन जिसमें कम पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग माइनस 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 लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर में नेगेटिव चार्ज है, अंदर में भी पॉजिटिव चार्ज ही है, लेकिन बाहर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो यहाँ पे आप लिख लो लेस पॉजिटिव। उसी तरह से यहाँ पे बाहर में लेस पॉजिटिव, और यहाँ पे फिर से वही कहानी वापस रिपीट हो जाता है, अंदर में कम पॉजिटिव चार्ज, बाहर में। तो एक न्यूरोनल सेल और मसल सेल में ये एबिलिटी है कि कभी उसके अंदर कम पॉजिटिव चार्ज, बाहर में ज्यादा, किसी भी वजह से उसके अंदर में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, बाहर में कम पॉजिटिव चार्ज, तो उसको कौन से स्टेट में कहते हैं? डिपोलराइज। और जब बाहर में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, अंदर में कम पॉजिटिव चार्ज, तो पोलराइज। और फिर से ये वापस इस कंडीशन में चेंज आता है, इसको कौन सा स्टेट कहते हैं? नहीं समझ में आया? कुछ आया? जो जितना बताया उतना समझो। ऐसा क्यों होता है कि तुम सब पढ़ना है, पहले बात समझो। पोलराइज का मतलब हुआ मैं पोलराइज स्टेट में हूं, तो मेरे बाहर में कौन सा है? मैं एक सेल हूं और आई मीन पोलराइज स्टेट, तो मेरे बाहर में कौन सा चार्ज ज्यादा है और मेरे अंदर में कौन सा है? कम पॉजिटिव चार्ज। डोंट से नेगेटिव चार्ज, कम पॉजिटिव चार्ज। और मैं अभी डिपोलाइज स्टेट में आ गया, मैं अभी कौन सी स्टेट में आ गया? डिपोलाइज। तो मेरे बाहर में कौन सा चार्ज ज्यादा है? बाहर में पॉजिटिव चार्ज कम है और अंदर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। और मैं यहाँ पे पहुंचा, फिर से वापस कौन से स्टेट में आ गया? तो बाहर में कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया और अंदर में कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया? कम पॉजिटिव चार्ज हो गया, कम पॉजिटिव चार्ज हो गया, और बाहर में फिर से वापस। तो इसको कहते हैं नर्व इंपल्स जनरेशन। पोलराइज स्टेट से डिपोलाइज स्टेट में जाने को क्या कहते हैं? नर्व इंपल्स जनरेशन। पोलराइज स्टेट से डिपोलाइज स्टेट में जाने को क्या कहते हैं? नर्व इंपल्स जनरेशन। तो व्हाट इज नर्व इंपल्स जनरेशन? तो नर्व इंपल्स जनरेशन मींस पोलराइज स्टेट टू डिपोलाइज। अब सवाल ये होता है, ये नर्व इंपल्स जनरेशन किस सेल्स में होता है? तो ओनली इन मसल सेल एंड न्यूरॉन्स। और जिस सेल में भी ये एबिलिटी होती है
कि वो पोलराइज स्टेट में है और उससे फिर वो डिपोलाइज स्टेट में चेंज है। सबसे पोलराइज स्टेट में नहीं रहता है, और जो पोलराइज स्टेट में नहीं रहेगा वो डिपोलाइज स्टेट में जाएगा, वो जाएगा। मान लो कोई सेल पोलराइज स्टेट में है ही नहीं तो डिपोलाइज स्टेट में जाएगा। जो सेल पोलराइज स्टेट में कौन कौन से सेल होते हैं? न्यूरोनल सेल एंड मसल सेल। और पोलराइज स्टेट से डिपोलाइज स्टेट में जाने को हम क्या कहते हैं? कौन सा जनरेशन? नर्व इम्पल्स। और ऐसा सेल जो पोलराइज स्टेट से डिपोलाइज स्टेट में जाए उसको कहते हैं एक्साइटेबल सेल्स। कौन सा सेल्स? तो हमारे बॉडी में एक्साइटेबल सेल्स कौन से हैं? न्यूरोनल सेल एंड मसल। तो एक्साइटेबल सेल्स कौन से हैं? एक्साइटेबल सेल्स मींस जो एक्साइट हो जाता है किसमें? पोलराइज स्टेट से डिपोलाइज। एक्साइटेबल सेल्स हुआ कौन सा बोलो? तो यही न्यूरोनल सेल्स एंड मसल। एक लाइन एनसीईआरटी का पहला लाइन है, न्यूरोनल सेल्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज दे एग्जिस्ट इन पोलराइज। एनसीईआरटी का पहला लाइन है इस टॉपिक में। न्यूरोनल सेल्स आर एक्साइटेबल सेल, जब पोलराइज में होगा नहीं तो डिपोलाइज में जाएगा? नहीं जाएगा। और जब डिपोलाइज में जाएगा तो उसको हम एक्साइटेबल सेल कहेंगे? नहीं। तो आप एनसीईआरटी का पहला लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? ये क्या खुल गया? न्यूरोनल सेल्स आर एक्साइटेड बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन, मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन के क्रॉस ही तो पॉजिटिव और मोर पॉजिटिव और लेस पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज दे आर इन। तो ये लाइन याद रहेगा। और ये न्यूरॉन में नहीं, ये मसल सेल में भी एबिलिटी होती है। तो सिर्फ दो सेल एक्साइटेबल है हमारे बॉडी में, कौन कौन से? न्यूरोनल सेल्स एंड मसल सेल। एंड व्हाई दे आर एक्साइटेबल सेल? बिकॉज दे एग्जिस्ट इन पोलराइज। एंड व्हाई दे एग्जिस्ट इन पोलराइज सेल? उसका आंसर अभी बताऊंगा, उसका आंसर अभी मैं बताऊंगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, only two cells show excitability. कौन कौन से? तो बोलिए। न्यूरोनल सेल्स और दूसरा मसल सेल्स। न्यूरोनल सेल्स और दूसरा मसल सेल। ओनली टू सेल्स शो एक्साइटेबिलिटी। कौन कौन से? न्यूरोनल सेल्स और मसल सेल। सिर्फ दो सेल एक्साइटेबिलिटी को दिखाता है। कौन कौन सा सेल? तो न्यूरॉन्स आर बिकॉज दे आर इन मेम्ब्रेन आर इन। तो ये न्यूरॉन ही नहीं, मसल में भी, यहाँ पे लिख लो, मसल सेल एंड न्यूरॉन्स। मसल सेल्स एंड न्यूरॉन्स आर बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज। तो सवाल ये रहता है मेम्ब्रेन के बाहर इन दोनों सेल में नॉर्मल कंडीशन में बाहर में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज और अंदर में कम पॉजिटिव चार्ज होता क्यों? व्हाट इज द कॉज व्हाई देयर इज अ मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द न्यूरोनल सेल और मसल सेल एंड लेस पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द न्यूरोनल सेल और मसल सेल? तो इसके कॉज को जानने की अब कोशिश करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये पहला लाइन याद रहेगा, तो याद रखना चाहिए, ठीक है ना? ये न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज। अब ये एक सेल है न्यूरॉन या मसल सेल, बड़ा सा बनाओ।
You must draw this diagram. इसमें चाहो तो कलर चेंज कर लो, अच्छा लगेगा। तुमने सेल बायोलॉजी पढ़ रखा? आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन के पास हजारों चैनल्स, पॉम्प्स और कैरियर प्रोटीन्स होते हैं हर सेल मेम्ब्रेन के पास। तो यहाँ पे हम लोग को इन 4 चीज के बारे में याद रखना है। सोडियम पोटेशियम एटीपॉम्प, पोटेशियम आयन लीकी चैनल, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल, वोल्टेज सेंसिटिव पोटेशियम। ये चैनल्स सेल मेम्ब्रेन में, किसके सेल मेम्ब्रेन में होता है? न्यूरॉनल सेल के और मसल सेल। बना लो। हर तरफ होगा ये पंप, हर जगह। यहाँ पे जैसे इतना ही दूर में ये सारी चीजें होंगी, मतलब ये अलग अलग छोटा छोटा हिस्सा बना लो, हर जगह पे ये बहुत पास पास में होगा, मतलब इसमें हजारों ऐसे होंगे। मान लो यहीं पे होगा सोडियम पोटेशियम एटीपॉम्प, यहीं पे पोटेशियम आयन लाइन चैनल, यहीं पे वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल, यहीं पे वोल्टेज सेंसिटिव, फिर यहाँ पे ऐसे रिपीटेशन होता जाएगा, हर जगह ऐसे हजारों होंगे। ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट, एक और बना लो। रेस्टिंग सेट। रेस्टिंग सेट का मतलब क्या होता है? आराम करता हुआ सेल, मतलब मीन्स नॉन एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेड सेल कौन सा सेल कहता है? डिपोलाइज्ड स्टेट में सेल को क्या कहते हैं? एक्साइटेड सेल्स। और पोलराइज्ड स्टेट में क्या कहते हैं? रेस्टिंग सेल। या रिपोलाइज्ड स्टेट में कौन सा सेल कहलाता है? रेस्टिंग सेल। अगर एक सेल पोलराइज्ड स्टेट या रिपोलाइज्ड स्टेट में तो उसको कौन सा सेल कहेंगे? रेस्टिंग सेल। और डिपोलाइज्ड स्टेट में तो कौन सा सेल कहेंगे? एक्साइटेड सेल। या कौन सा सेल? एक्साइटेड सेल। इस स्टेट में कौन सा सेल कहलाएगा? एक्साइटेड सेल। इस स्टेट में या इस स्टेट में क्या कहलाएगा? रेस्टिंग सेल। कौन सा सेल कहलाएगा? रेस्टिंग सेल।
और इसमें कौन सा कहलाएगा? एक्साइटेड। तो ये भी लिख लो अपने डायग्राम में, एक्साइटेड। तो एक सेल रेस्टिंग से एक्साइटेड कंडीशन में आता है, एक्साइटेड से फिर रेस्टिंग कंडीशन में आता है। एक सेल ये बताओ, आप लोग कभी कभी एक्साइटेड स्टेट में आते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से स्टेट में रहते हो? रेस्टिंग स्टेट में। कभी कभी क्या होता है, कभी ऐसा कुछ हो गया लाइफ में तो आप कौन से स्टेट में आ जाते हो? एक्साइटेड, जो कि वंस अपॉन अ टाइम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से स्टेट में रहते हैं? रेस्टिंग। जैसे मान लो आपने इस बार कंप्लीट सिलेबस आ रहा है और आपने 180 नंबर जूलॉजी में 220 नंबर लिया है, तो आप थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और इतना एक्साइटेड सोचेंगे कि नीट में अब 720 में 780 नंबर आएंगे। और शायद हो सकता है कि इतना एक्साइटेड हो जाए कि आप क्लासरूम से छत पे चले जाएं और छत से नीचे कूद जाएं, इतना एक्साइटेड स्टेट में आएंगे। लेकिन वो थोड़ी देर के, और नीचे आ जाएंगे फिर से रेसिंग स्टेट में आ जाएंगे। क्यों? रेसिंग पीस आ जाएंगे, रेसिंग पीस में नहीं आ जाएंगे। तो एक ये बताओ, कोई भी, ये नेचर का रूल है, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा दिन तक कुछ भी नहीं रहता। ज्यादा दिन तक लॉन्ग ड्यूरेशन में कौन से स्टेट में रहता है? रेस्टिंग है, स्टेबल स्टेट में। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन भी लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट में आता है तो एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए था या लॉन्ग टर्म के लिए? तो एक्साइटेबल सेल थोड़ी देर के लिए रहेगा या बहुत देर के लिए? थोड़ी देर, बहुत थोड़ी देर, अदरवाइज वो रेस्टिंग स्टेट में रहेगा। तो क्यों एक्साइटेड स्टेट में आएगा? आप क्यों एक्साइटेड? आपको कोई उंगली करे तो, उंगली करने का मतलब आपको कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो आप एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हो, अदरवाइज फिर रेस्टिंग स्टेट में। वैसे ही एक न्यूरोनल सेल या मसल सेल एक्साइटेड स्टेट में क्यों आता है? जब उसको कोई उंगली करे। उंगली का मतलब स्टिमुलस अप्लाई करे। क्या अप्लाई करे? स्टिमुलस अप्लाई। क्या अप्लाई किया जाए? तो न्यूरोनल सेल और मसल सेल पे जब स्टिमुलस अप्लाई होता है, बात कीजिए स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस का मतलब क्या है? चेंज इन। अभी देखो, कोई कुछ मत बोलो, अबे मुंह मत करा, समझ में बात को, कोई कुछ मत बोलो। 1 सेकंड के लिए सब, 1 मिनट के लिए सब, 60 सेकंड के बिल्कुल पीस में आ जाओ। नहीं आ सकते ना, आदत से मजबूर है। क्यों? देखिए बिल्कुल पीस में आ गया। मान लीजिए, इमेजिन कीजिए अभी 60 सेकंड तक सब पीस में है। नहीं मानेगा, नहीं मान, देखो वो उधर शुरू हो गया। तो आप अगर मान लो, इमेजिन करो अभी 60 सेकंड तक बिल्कुल आवाज नहीं निकाल रहा हूं, मैं भी नहीं निकाल रहा हूं, इमेजिन करो। उसके बाद मैंने बोला और भाई एक आवाज है, ये आवाज क्या है? स्टिमुलस, जो कि आपके कान के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, उसको स्टिमुलेट करता है। उसको क्या करता है? एक्साइट करता है, स्टिमुलेट करता है। एक्साइट का मतलब स्टिमुलेट करना। तो ये आवाज क्या हुआ? स्टिमुलस। अब आप बैठे हो, पीछे से कोई है, पीठ पे सब एक दूसरे का उंगली मारो, है, एक तरह का स्टिमुलस है। ये क्या है? एक तरह का स्टिमुलस। और आपको फील हो रहा, तो ये उंगली मारना पीठ पे जो है, ये क्या है? एक तरह का स्टिमुलस। और उससे आपको वो स्टिमुलस का एहसास हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ? ब्रेन में। तो यहाँ पे ये जो, अब मान लो प्लीज, आपके पीठ पे से किसी ने उंगली मारा तो यहाँ पे न्यूरॉन्स है, इस न्यूरॉन में ये चैनल्स है। इन चैनल्स की वजह से एक सेल जो है रेस्टिंग स्टेट से किसमें आता है? एक्साइटेबल स्टेट में, और एक्साइटेबल स्टेट से फिर इन्हीं चैनल्स में से की वजह से किसमें आता है? रेस्टिंग स्टेट में। इन्हीं चैनल्स की वजह से, इनमें से कुछ चैनल, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैंने ये मारा, मेरे पीठ में एक न्यूरॉन ऐसे किया किसी ने, यहाँ पे एक न्यूरॉन है, वो क्या हुआ? रेस्टिंग स्टेट से एक्साइटेबल स्टेट में आया। कितना देर के लिए? फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद वापस फिर से किसमें चला गया? रेस्टिंग स्टेट में। वापस किसमें चला गया? तो ये डिप्लाइजेशन फॉर लॉन्ग पीरियड और फॉर वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड, फॉर वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड, लिख लो, फॉर वेरी वेरी शॉर्ट।
फॉर वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड, ये याद रखना, डिप्लॉयड स्टेट फॉर वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड। ये लंबे टाइम, आपके पीठ पे कोई बहुत देर तक, घंटों नहीं, महीनों तक कोई नहीं उंगली मारे तो महीनों तक ये पोलराइज स्टेट में रहेगा। लेकिन जैसे उंगली लगाया थोड़ी देर के लिए किस स्टेट में आएगा और फिर से वापस किस में आ जाएगा, रिपोलराइज स्टेट में, मतलब, और उसको क्या कहेंगे, रिपोलराइज। तो विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अ सेल इन पोलराइज स्टेट, तो लिखिएगा, अभी मैं बताता हूं, सब समझाऊंगा। फैक्टर, इस पे नहीं, इसी पे लिखता हूं, इसको सामने में रहने देता हूं। फैक्टर्स responsible for keeping cell membrane in polarized state। कौन सा स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग सेल मेम्ब्रेन इन विच स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट। कौन से स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग सेल मेम्ब्रेन इन विच स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब, पोलराइज्ड स्टेट का मतलब रेस्टिंग स्टेट। मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड and less positive charge तो कौन कौन से फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल, तो लिखेंगे सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप, दूसरा ब्रैकेट में लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन always permeable for, so little permeability for पोटेशियम। और तीसरा presence of negatively charged proteins in एक्सोप्लाज्म और न्यूरोनल सेल के सेल साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म भी कह देते हैं। न्यूरोनल सेल के साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म ऑब्लिग। अभी समझाऊंगा, घबराओ मत, सुसाइड मत करो, सब समझाऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो एक सेल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप होता है जो 24/7 आवर काम कर रहा होता है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी परमिएबिलिटी किसके लिए दिखाती है, पोटेशियम आयन के लिए। और उस सेल साइटोप्लाज्म या एक्सोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। और ये तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, अंदर में कम पॉजिटिव चार्ज, बाहर में ज्यादा पोटेशियम। कैसे भी समझा रहा हूं, ये तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अंदर में कम पॉजिटिव चार्ज और बाहर में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। अंदर में कम पॉजिटिव चार्ज और बाहर में ज्यादा, पहले लिख लो मैं समझाता हूं। अंदर में कम पॉजिटिव चार्ज और बाहर में ज्यादा पॉजिटिव। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये तीनों बात आपके एनसीईआरटी में है। तो आपको एनसीईआरटी में पोटेशियम आयन लीकी चैनल टर्म इस्तेमाल नहीं किया है, एनसीईआरटी में क्या इस्तेमाल किया है, सेल मेम्ब्रेन सो लिटिल परमिएबिलिटी फॉर पोटेशियम। और ये बात लिखा है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अब क्या होता है सुनो,
एक, अब इन सबको मत देखो, इन सबको मत देखो, इन सबको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ, इन सबको अभी भूल जाओ, इन सब, इन सबको भूल जाओ। अभी सिर्फ इसको देखो और इसको देखो, सब इसको देखने वाले को अलग कलर से करो, देखने वाले को आप इससे देखो, लाइट ग्रीन से देखो, इसको देखो, आपको देखना है ग्रीन से जो सेल एरिया। अब बताओ, एक सेल मेम्ब्रेन पे ऑल द टाइम सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप फंक्शनल है। कौन से? न्यूरोनल सेल के मेम्ब्रेन पे, मसल सेल के मेम्ब्रेन। और ये एक एटीपी के खर्चा करके, एक एटीपी को तोड़ रहा है एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और उसके जरिए क्या कर रहा है, 3 सोडियम आयन को बाहर निकाल रहा है सेल मेम्ब्रेन से और 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेज रहा है। तो 3 पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाल रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज को अंदर डाल रहा है कि नहीं, डाल रहा है कि नहीं? तो बाहर जा रहे पॉजिटिव चार्ज होगा कि अंदर जा रहे पॉजिटिव चार्ज होगा? मान लो 1 मिनट में 3 लाख सोडियम आयन को बाहर निकाल रहा है, 2 लाख पोटेशियम आयन को अंदर, तो 3 लाख पॉजिटिव चार्ज बाहर में हो गया, 2 लाख पोटेशियम आयन बाहर अंदर में हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं हो गया रे? हो गया कि नहीं हो गया? अब भाई, अब ये बताओ, जो 2 लाख पोटेशियम आयन है, जो 2 लाख पॉजिटिव चार्ज है, इसमें ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज प्रोटीन है 1 लाख, तो उसने 2 लाख में से 1 लाख को पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया कि नहीं? तो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज कितना बच गया? 1 लाख। इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज कितना बच गया? 1 ही लाख तो बचा ना, क्योंकि अंदर में ऑलरेडी बुकर सब है, ठीक है ना? 2 लाख रुपया था, लेकिन 1 लाख रुपया वो बुकर कंज्यूम कर गया, तो रुपया कितना बच गया? 1 ही लाख। अब ये मेम्ब्रेन स्लाइड परमेबल किसके लिए है? पोटेशियम के लिए। किसके लिए है? और वो ऑल द टाइम वर्किंग रहता है। अब पोटेशियम इस पंप की वजह से हमेशा अंदर में ज्यादा है, बाहर में तो थोड़ा थोड़ा पोटेशियम अंदर से बाहर निकलता रहेगा कि नहीं? मान लो 1 मिनट में ये पंप अंदर में 20 लाख पोटेशियम आयन को डालता है, 30 लाख बाहर में सोडियम आयन को डालता है, तो बाहर में कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया? 30 लाख। अंदर में पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया? 20 लाख। 20 लाख में से 10 लाख न्यूट्रलाइज हो गया किसके जरिए? निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के जरिए। अब उस 10 लाख जो पोटेशियम है, उस पोटेशियम इस लीकी चैनल के जरिए या परमेबिलिटी के जरिए अंदर से बाहर निकलेगा नहीं, उसमें से मान लो 5 लाख बाहर आ जाता है, तो अंदर में इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज कितना बच गया? 5 लाख। 5 लाख तो बचा ना, और बाहर में कितना आ गया? 30 + 5 35 लाख। अब बाहर में पॉजिटिव चार्ज 35 लाख, अंदर में पॉजिटिव चार्ज 5। समझ में आ गया? मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड, लेस पॉजिटिव चार्ज। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? आया कि नहीं? बोलो, आ गया? हे, आ गया? हाँ, हंसता बहुत कर रहा है, हे, पूरा मोलर प्री मोलर तक दिखाता है, अच्छी बात, खुश ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है ना? प्री मोलर तक दिखना चाहिए। ऐसे बेहतरीन स्माइल मालूम है कहाँ तक कहा जाता है? इसी को कहा जाता है जब प्री मोलर तक दिखे, ठीक है ना? कैनाइन तक दिखे उसको बेहतरीन नहीं माना जाता। बहुत सारे वीडियो इसमें मॉडल सब जो है ना, यहाँ तक इसको चिरवाती है कि प्री मोलर तक दिखे, यहाँ तक कहते हैं, ठीक है? समझ गए बात को? हाँ, समझ गए बात को? तो आपसे कहा जाए कि एक सेल जो है पोलराइज स्टेट में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो आपको कहना होगा बिकॉज दे हैव ए सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप, because they show little permeability for potassium ion and they have a negatively charged protein inside the एक्सोप्लाज्मा और साइटोप्लाज्म। ये मसल सेल में भी होता है और ये न्यूरोनल सेल में भी होता है। कोई दिक्कत? जिसकी वजह से अंदर में कम पॉजिटिव चार्ज और बाहर में ज्यादा पॉजिटिव। कोई दिक्कत? तो आपसे अब मैं लिख देता हूं, चलो, नहीं तो तुम लोग को याद थोड़े रहेगा। लिखो, इन रेस्टिंग स्टेट सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप causes inflow of 3 positive charge and outflow of 2 positive charge at the expense of 180. Inside
एक्सोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म various positive charge neutralized by negative charge negatively charged protein। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन show permeability for potassium but no permeability for sodium। इन रेस्टिंग स्टेट, ये ध्यान रखना, रेस्टिंग स्टेट में बिल्कुल भी सोडियम के लिए पड़े नहीं तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग बुक्का है कि भाई सोडियम भी तो अंदर बाहर से अंदर जा सकता था कि बाहर सोडियम का अकुमुलेट, लेकिन वो परमेबल ही नहीं है, वो परमेबल नहीं तो बाहर से अंदर सोडियम घुसेगा नहीं घुसेगा। लेकिन थोड़ी सी परमिटिविटी किसके लिए है? पोटेशियम, तो अंदर से बाहर कुछ सोडियम पोटेशियम आएगा कि नहीं? तो रेस्टिंग स्टेट सेल मेम्ब्रेन शो परमिटिविटी फॉर पोटेशियम आयन बट नो परमिटिविटी फॉर सोडियम इन रेस्टिंग। यहाँ पे सोडियम पोटेशियम हमने टर्म इस्तेमाल किया है, आयन नहीं लिखा है, यानी पोटेशियम और सोडियम वो आयन के फॉर्म में हो या बिना आयन के फॉर्म में, हमेशा पोटेशियम आएगा जाएगा आएगा जाएगा। जिधर ज्यादा होगा पोटेशियम तो अंदर में ज्यादा है, बाहर में कम है तो अंदर से बाहर आएगा। सोडियम बाहर में ज्यादा है, पोटेशियम अंदर में कम है सोडियम, लेकिन बाहर से अंदर सोडियम नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रेस्टिंग स्टेट में ये परमेबल नहीं है, किसके लिए? सोडियम के लिए। रेस्टिंग स्टेट में परमेबल नहीं है, किसके लिए? तो बाहर में किसका जमा हो रहा है? बाहर में किसका जमा हो रहा होगा? सोडियम का, क्योंकि सोडियम बाहर से अंदर तो घुस नहीं रहा है। अंदर में किसका जमा हो रहा होगा? पोटेशियम का, लेकिन पोटेशियम का उतना ज्यादा जमा हो रहा थोड़े होगा, क्योंकि कुछ कुछ पोटेशियम तो लगातार निकल ही रहा है बाहर। नहीं समझे, कुछ कुछ पोटेशियम तो लगातार निकल रहा है ना भाई। 3 लाख 2 लाख, अब 2 लाख में से हर पर यूनिट टाइम कितना निकल जा रहा है? मान लो 50,000 निकल जा रहा है, तो 1.5 लाख बचा। उस 1.5 लाख में से 1 लाख न्यूट्रलाइज हो गया किससे? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, तो इफेक्टिवली कितना बच गया? 50,000 ही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये लाइन ध्यान से समझो, रेस्टिंग स्टेट में ये मेम्ब्रेन बिल्कुल भी सोडियम को बाहर से अंदर नहीं घुसने जाता। कितना सोडियम बाहर में 1 लाख करोड़ भी हो जाए और अंदर में 10,000 भी है, फिर भी सोडियम अंदर बाहर से अंदर नहीं जाएगा, लेकिन बेचैन रहेगा जाने के लिए। लेकिन बीच में क्या है? मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन अलाउ ही नहीं करा कि हाँ हम घुसने ही नहीं देंगे, हमारे पास रास्ता ही नहीं है तुम्हारे के लिए। कोई दिक्कत? कौन नहीं घुसने देगा? मेम्ब्रेन। तो अब मान लो मेरा एक सेल है, एक न्यूरोनल सेल, पिछले 10 साल से रेस्टिंग स्टेट में, तो 10 साल से बाहर में सोडियम बहुत सारा है, अंदर में पोटेशियम ठीक ठाक है, ठीक ठाक है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और लेकिन पोटेशियम लगातार, इसमें सोडियम बाहर में ज्यादा है, अंदर में पोटेशियम कम है, लेकिन फिर भी बाहर से ज्यादा है, फिर भी बाहर ज्यादा है। तो सोडियम अंदर जाने के लिए बेचैन रहेगा कि नहीं? लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, और किसी ने उस सेल में उंगली कर दिया ऐसे, इस सेल में, इस न्यूरॉन सेल में उंगली, जैसे उंगली करेगा रास्ता बन जाएगा किसके जाने घुसने के लिए? सोडियम के घुसने, किसके घुसने के लिए? और ये उंगली क्या है? स्टिमुलस। एज वन अप्लाई स्टिमुलस ओवर द न्यूरोनल सेल, एज वन अप्लाई स्टिमुलस ओवर द न्यूरोनल सेल, ये उंगली क्या है? स्टिमुलस। और एज वन अप्लाई स्टिमुलस ओवर न्यूरोनल सेल, it show permeability for sodium, it show permeability for sodium। इसको हम कहते हैं ये, अब देखो ये उंगली पॉकेट मार के जानते हो? कभी तुम लोग में से किसी का पॉकेट मारा गया है? मेरा 2 बार मारा गया है। हाँ, एक बार बैग मारा गया, एक बार पॉकेट।
आपको कोई आता होगा दोस्त, हल्का सा ऐसे छूटा होगा पीछे से, आपको पता भी नहीं चलता होगा, फिर जैसे थोड़ा सा तेज छूटा होगा पता चल जाता होगा। आपने कभी आप लोगों ने किया है? आप किया है ना, हल्का सा ऐसा नहीं पता चला, थोड़ा तेज छुए पता चल जाता, ऐसा क्यों? दिस इज द रीजन, इट इज द रीजन। देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, सुनो ध्यान से, और इस सेल में आपने यहां पे उंगली किया, ये हल्का सा बहुत टच किया, हल्का सा बहुत टच किया, इस सेल के मेम्ब्रेन को भी पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा कस के टच किया, तो ऐसा क्यों? तो जब हल्का सा टच करते हो ना, तो इस मेम्ब्रेन को कुछ नहीं होता है, मेम्ब्रेन में कहीं कोई हलचल नहीं मचता है, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार। तो अभी आप कंकर में यहाँ पे क्या फेंक रहे हो? पेपर फेंक रहे हो, पेपर फेंक रहे हो तो पानी में कोई वेव बनेगा, लेकिन कंकर मारोगे तो क्या बनेगा? वेव बनेगा। इसीलिए गाना है, ठहरे हुए पानी में कंकर न मारो। पर पेपर आप अपना लव लेटर फेंक दो, कोई वेव नहीं बनेगा, लेकिन पत्थर फेंकोगे जरूर वेव बनेगा। दिस इज द रीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने हल्का सा अप्लाई किया, कोई यहाँ पे हलचल नहीं होगा, थोड़ा सा तेज आपने अप्लाई किया, हलचल हो जाएगा मेम्ब्रेन। तो जिस स्टिमुलस से हलचल हो जाता है उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जिससे मेम्ब्रेन में हलचल हो जाए उसको कौन सा स्टिमुलस कहेंगे? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस याद रखना है। The stimulus which is responsible for making the halchal in cell membrane, don't write this, is known as threshold stimulus. कौन सा स्टिमुलस? थ्रेशोल्ड। तो वो क्या करता है, सुनो, आपके सेल मेम्ब्रेन में यहां पे क्या है? स्टिमुलस सेंसिटिव, देखो उधर सोडियम आयन चैनल। अब ये स्टिमुलस सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे ही खुलेगा। इसका दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला रखना नहीं, दरवाजा बंद रखना। लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई होगा ये दरवाजा खुल जाएगा। ये दरवाजा क्या होगा? खुल जाएगा। देखो ये दरवाजा क्या होगा? तो ये दरवाजा खुल जाएगा और क्या होगा? और क्या होगा? सोडियम आयन बाहर में बहुत सारा, बहुत टाइम से बेताब था, बेचैन था, कहाँ जाने के लिए? अंदर जाने के। कुछ सोडियम आयन अंदर जाएगा क्योंकि ये छोटा सा हल्का सा माइनर सा पंप है, माइनर सा चैनल है बहुत, इसके जरिए कुछ सोडियम आयन जाएगा। मान लो बाहर में सोडियम आयन 3 लाख है, अंदर में, बाहर में सोडियम आयन 3 लाख है, अंदर में सोडियम 10,000 है। और जब इसको ये खुला तो 10,000 और सोडियम आयन चला गया, तो अंदर में कुछ और पॉजिटिव चार्ज चला गया कि नहीं? लेकिन अभी भी बाहर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अंदर में पॉजिटिव चार्ज कम। लेकिन पहले के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो जब तक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं अप्लाई होगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका किसी ने पर्स निकाला। तो वो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई करता है। पॉकेट मार क्या करता है? वो ऐसे अप्लाई करता है, सब हाथ डालता है, ये आपके स्किन पे वो अगर टच भी होता है तो पता नहीं चलता है, सब थ्रेशोल्ड। और कभी कभी वो गड़बड़ाया था, उस टेक्निक में तो पकड़ाया था, तो बता देगा, फिर उस पर बहुत जबरदस्त थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई होता है। समझ में? समझ गए बात को? दिस इज द आर्ट, दे नो। तो उनको ये मैकेनिज्म साइंस नहीं मालूम, लेकिन बिना साइंस जाने में भी वो साइंस का एप्लीकेशन करते हैं। तो अब जैसे ही, सुनो प्लीज लिसन केयरफुली, जैसे ही आपने क्या अप्लाई किया? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, क्या खुल गया? वोल्टेज सेंसिटिव नहीं, स्टिमुलस। अब प्लीज लिसन, एक सेल है रेस्टिंग स्टेट में, आपने एक टर्म सुना है वोल्टेज? व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज क्या है? व्हाट इज वोल्टेज? नहीं कहते हैं हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, बहुत कम वोल्टेज है। व्हाट इज वोल्टेज? बचपन से सुनते हैं। बचपन में जब आपने, जैसे चोर को नहीं मालूम होता, पॉकेट मार को नहीं मालूम होता क्या स्टिमुलस, वैसे ही आपने बचपन से सुनते होंगे हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, वेरी लो वोल्टेज।
भले आपको नहीं मालूम वोल्टेज क्या है। व्हाट इज वोल्टेज? करंट। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट को ना वोल्टेज कहते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? क्या ये करा? ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? बिना उसके समझे हम नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है यहाँ पे। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। सुनो, अब थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं भी आपको समझ में आ जाए, बिना उसको समझे नहीं समझ में आ सकती। यहां पे ये ए और बी एरिया, और ये है यहां पे कॉपर वायर। यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज कम है। ये दोनों अटैच है किसे? कॉपर वायर। तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। और वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा। और हाइपोथेटिकली हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू पॉजिटिव चार्ज कोई फ्लो नहीं करता है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो कोई फ्लो नहीं करता। ये हाइपोथेटिक बात है। फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दैट डायरेक्शन, नहीं फ्रॉम ए टू बी लिखो। हाँ, ए टू बी। लेकिन ये कोई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या फ्लो होता है? कुछ भी नहीं। फ्लो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। और बी टू ए, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम बी टू ए। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है यही तो होता है। हम कहते हैं ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं? ए को कहते हैं कि ये हाई पोटेंशियल पे है, तो जहां से लाइट आता है वो हाई पोटेंशियल पे होता है। और जहां पे लाइट आपके बल्ब को जलाता है वो किस पे है? लो पोटेंशियल। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है तो हम कहते हैं कि हमारे घर में वोल्टेज कम आ रहा है। जब ये ज्यादा है तो वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है कभी कभी। जब ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा क्या होता है? करंट का फ्लो होता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है तो ब्लास्ट कर जाता है। बड़े बड़े हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो जाते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया। जब यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, मतलब एक्सेसिव पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारा एकाएक इधर से इधर जाएगा और वो फिर वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ए माइनस बी इज पोटेंशियल डिफरेंस। ए माइनस बी इज, इसको हम कहते हैं हाई पोटेंशियल, इसको कहते हैं लो पोटेंशियल। ए माइनस बी इज पोटेंशियल डिफरेंस। कंसेप्ट समझ में आया? इसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताओ, आपके बाहर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अंदर में पॉजिटिव चार्ज कम है, तो यहां पे हाई पोटेंशियल हुआ, लो पोटेंशियल। और इस डिफरेंस को क्या कहेंगे? और जिस इंस्ट्रूमेंट से सेल मेम्ब्रेन में मेजर करते हैं, आपके बुक में नहीं है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं ऑसिलोस्कोप। जरूरत नहीं हो आपको याद रखने का, मैं बता दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं। जिस इंस्ट्रूमेंट से इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑसिलोस्कोप। अब मान लो पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस बी, तो ये पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल। अगर हम कहें पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस ए, तो क्या होगा? नेगेटिव में। तो हम दोनों साइड से मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग का ये कन्वेंशन है हमेशा कि हम हमेशा जो सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, तो हमेशा इसको ए मान लो, ए माइनस बी करते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अंदर में नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? अंदर में कम पॉजिटिव चार्ज है, बाहर में तो अंदर वाले हमेशा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस किससे मानते हैं? मेजर करते हैं ऑसिलोस्कोप से। और ए में अंदर में पॉजिटिव चार्ज कम है और बाहर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, तो ए माइनस बी कहेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव या पॉजिटिव। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस, या शॉर्ट में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। शॉर्ट में क्या कहते हैं?
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, नेगेटिव में या पॉजिटिव में, तो लिखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम inside to outside in resting condition without stimulus application, in resting condition। और ये हमेशा किसमें होगा, ऑलवेज इन नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। और देखो ज्यादातर न्यूरोनल सेल में ये होता है अराउंड -60 मिली वोल्ट। जरूरी नहीं कि सब में हो, ज्यादातर में, मेजोरिटी में क्या होता है -60 मिली वोल्ट। जरूरी है, किसी में -60 हो सकता है, किसी में -70 हो सकता है, किसी में -50 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर न्यूरॉनल सेल में पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड टू आउटसाइड क्या होता है, -60। तो व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इन रेस्टिंग कंडीशन। आज से घर में कोई बोले कि लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है, समझ में आएगा, कुछ कुछ तो समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आ गया तो तुम लोग गधे हो, और समझ में आ गया तो और बड़े गधे हो, क्योंकि ये समझ में भी क्या आएगा, कौन देखता है इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि नहीं जा रहा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बड़े गधे। पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इन रेस्टिंग कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में आरएमपी लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं, आरएमपी, और कई बार उससे भी शॉर्ट में लिखते हैं आरपी, रेस्टिंग पोटेंशियल। मेम्ब्रेन को भी हटा देते हैं, हमारे एनसीईआरटी में रेस्टिंग पोटेंशियल लिखा है, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। इंसान शॉर्ट में काम करना चाहता है, लेकिन पूरा इसका वर्ड क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, रेस्टिंग, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। कंसेप्ट समझ में आया, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब अगर सेल डिपोलाइज स्टेट में होगा तो ये बताओ उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस ए क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि निगेटिव हो जाएगा, बोलो, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव, और इसमें फिर से निगेटिव। चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्शन पोटेंशियल की। डिपोलाइज स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्क्राइब्ड एज एक्शन पोटेंशियल। क्यों एक्शन पोटेंशियल, ये भी बताएंगे। यहां तक समझ में आया कंसेप्ट। अब आपसे चलते चलते मैं पूछ रहा हूं, एक सेल पोलराइज स्टेट में क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपी फॉर्म, because of little permeability for potassium ion and presence of negatively charged protein inside exoplasm और साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत यहां तक, एनीवन प्रॉब्लम? बाकी आप लोग जाके घर पे जरूर पढ़िएगा, कोशिश कीजिए एक बार और वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। मैं कभी आज तक बोला नहीं होगा, लेकिन एक बार देखिए, यहाँ पे इट वर्थ रिपीटिंग टॉपिक, ठीक है ना, ये वर्थ रिपीटिंग टॉपिक है, इसमें एक बार जरूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए।